हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑफ फिजिक्स क्लास 9th, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है और मोशन के कितने लॉज हैं, ठीक है, और न्यूटन्स ने कैसे, गैलीलियो गैलीलाई ने किस तरीके से इन लॉज को बनाया था, ठीक है। तो थोड़ा सा उनकी कहानी भी पढ़ लेंगे इसके अंदर के न्यूटन ने क्या चमत्कारिक चीज़ें करी थी और आपके जो गैलीलियो गैलीलाई साइंटिस्ट थे उनकी क्या खास बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बड़े ही ज़ोरों शोरों से। तो कॉपी और पेन लेके बैठे और इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। आपको फास्ट करनी है तो फास्ट कर सकते हैं, स्लो करनी है तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विच इज़ ऑफ क्लास 9th। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स होती क्या, व्हाट इज़ फोर्स? हमने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज समथिंग लाइक पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, लाइक पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर दिया या पुल कर दिया। ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है और फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब फोर्स को थोड़ा समझना है, थोड़ा 3D में समझना है, थोड़ा अपने दिमाग को बाहर निकाल के लाओ और समझो कि फोर्स है क्या। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? हाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं कुछ रब कर रहा हूँ इस बोर्ड पे से तो क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? हाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं चल रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, आप बैठे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर जगह फोर्स अप्लाइड हो रही है। आप जिन चीज़ों को भी देख पा रहे हो हर जगह कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाइड हो रही है, लेकिन उसको समझना है कि वो फोर्स किस तरीके से अप्लाइड हो रही है। अगर मैं बात करूँ इस बोर्ड की तो ये भी फोर्स लगा रहा है, मालूम है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये नीचे आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जिन कीलों पर लटका हुआ है वो कील भी फोर्स लगा रही हैं इसको ऊपर रोकने के लिए, ठीक है। तो हर जगह लगभग फोर्स अप्लाइड है। तो यहाँ पर अब जो है सिर्फ ये समझने से काम नहीं चलेगा कि पुश और पुल, कि हमने पुश और पुल से क्या था कि पहले हम क्या करते थे कि ज़्यादातर कहीं जाते हैं बैंक के अंदर गए तो बाहर का जो मेन गेट होता है उस पर लिखा रहता है पुल और पुश। मतलब कि गेट को खोल दिया या बंद कर दिया, खींच लिया या धक्का मार दिया, मतलब पुश कर दिया पुल कर दिया। तो पहले स्टार्टिंग से हम ये समझते आ रहे हैं कि पुश और पुल इज़ अ फोर्स। हाँ पुश और पुल ही फोर्स होती है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि पुश और पुल किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा झांक के देखिए कि किन किन चीज़ों पे कैसी कैसी फोर्स लग रही है। जैसा कि क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, दैट एक स्लाइडिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। उसमें जो है फ्रिक्शन चैप्टर आया होगा आपका, उसमें एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर भी फोर्स लग रही होती है। कोई चीज़ स्लाइड कर रही है तो उस पर भी फोर्स लग रही है, ठीक है। आप चल के जा रहे हो तो वहाँ भी फोर्स लग रही है। आपने ब्रेक अप्लाई किया अपनी साइकिल में तो वहाँ भी फोर्स लग रही है। आपने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया तो वहाँ भी फोर्स लग रही है। तो ये फोर्स अलग अलग तरीके से लगती है। अब देखो समझना क्यों है इसको ऐसे, इसके पीछे कारण है कि इस फोर्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं आने वाली फिजिक्स के अंदर। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि बेटा व्हाट इज फोर्स, कि सर पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आपको आगे चल के टॉर्क भी पढ़ना पड़ेगा कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। आपको आगे चल करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। थ्रस्ट भी पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर भी पढ़ना पड़ेगा, और वो भी न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे और आपको डेरिवेशंस भी करने पड़ेंगे। तो अब सिर्फ फोर्स को इस डेफिनेशन समझने से काम नहीं चलेगा। अब आप फोर्स को समझो कि आपके सराउंडिंग्स में फोर्स कैसे कैसे लग रही है। एक गाड़ी चल के जा रही है तो उस गाड़ी के टायर घूम करके फोर्स लगा रहे हैं तो वो गाड़ी आगे मूव कर रही है। अब वो गाड़ी के जो टायर है वो घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि उन टायरों को भी एक एक्सल घुमा रहा है, ठीक है। एक रॉड है लोहे की जो उस टायर को घुमा रही है, ठीक है, दैट इज टॉर्क, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप से फोर्स अप्लाई हो रही है आप समझो। इन चीज़ों को थोड़ा सा सराउंडिंग्स में निकालो, अपने दिमाग को खोलो और इस फोर्स को समझो कि किस किस जगह पे फोर्स लग रही है, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हम कह सकते हैं दैट फोर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। फोर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मान के चलिए मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस मार्कर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। देन 10 न्यूटन का जो फोर्स लगाया मैंने वो मान के चलिए इधर की तरफ है ईस्ट, तो मैं कह सकता हूँ द 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स ईस्ट। मैंने ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या क्या कर सकती है, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं फोर्स के। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहला इफेक्ट दैट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टेशनरी वर्ड का मतलब फिजिक्स में होता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है,
कोई भी चीज़ रेस्ट में है, अपनी एक जगह पर खड़ी है, हिल नहीं रही है, ठीक है। तो इस स्टेशनरी का मतलब है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है, उसको हिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान के चलिए एक बस है, ठीक है, एक बस खड़ी है आराम से, उसका इंजन खराब हो चुका है, उसका डीजल खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको आपको एक जगह से हटाना है, तो आप क्या करोगे, उसमें धक्का मरवाओगे, ठीक है। धक्का मरवाओगे मतलब फोर्स लगा रहे हो, जब वो वहाँ से हिलेगी, अदरवाइज हिलेगी नहीं, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिला सकती है फोर्स, ठीक है। दूसरा इफेक्ट फोर्स का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है फोर्स। एक बात बताना, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है, स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, आप जब उसको चलाते हो, आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से तुरंत गाड़ी रुक जाती है। चलो उसको छोड़ो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का जा रहा है, ठीक है, मान के चलो आप क्लास से निकले, ठीक है, आपके दिमाग में एक शैतानी भरा टास्क तुरंत पैदा हो गया कि ये टास्क पूरा करना है आज, ठीक है। आप बिना पूछे टीचर से क्लास से निकल गए और वाटर कूलर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर खड़ा है एक टीचर, आपका साइंस का टीचर खड़ा है, ठीक है। आप जा रहे हैं, आपको तुरंत हाथ से पकड़ के रोक दिया उसने, मतलब आप मूव कर रहे थे और आपको स्टेशनरी बना दिया तुरंत, ठीक है। तो फोर्स एक किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बेटा एक साइकिल जा रही थी, एक बाइक जा रही थी, ठीक है, एक बाइक जा रही है, ऐसे जा रही है आराम से, या मान के चलो इस तरीके से जा रही है आराम से एक बाइक, ठीक है। इधर से एक ट्रक आया, ठीक है, उस ट्रक ने आके इस बाइक में टक्कर मारी, तो क्या ये बाइक इधर जाएगी या उधर जाएगी? बेटा पहली बॉल पर छक्का लग जाएगा और ये बाइक जो है ना इधर ना जाने की बजाय उधर चली जाएगी। मतलब कि कोई भी अगर हैवी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है किसी भी, कोई भी मतलब ज़्यादा फोर्स लगती है किसी भी कम फोर्स पे, तो वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए बॉल आती है, क्रिकेटर खेलता है तो बॉल आती है इस तरीके से, बॉल आई, ठीक है, बहुत से बच्चे क्रिकेट के शौकीन होते हैं, बॉल आती है इस तरीके से, आती है इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही उसमें बल्ला पड़ता है बेटा तो जाती है किस डायरेक्शन में वो, ये बैट है, ठीक है, बॉल आई इधर की तरफ, आती है इस डायरेक्शन में और जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इससे एक डायलॉग याद आ गया, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आती है मगर जाने का नहीं। तो बॉल जो है इस डायरेक्शन में आती है और जैसे ही उसमें बैट पड़ता है तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मतलब कि जैसे ही बैट से फोर्स लगाया क्रिकेटर ने, ठीक है, बैट्समैन ने फोर्स लगाया बैट से, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और उसको भेज दिया दूसरी डायरेक्शन में। किसने? फोर्स ने, ठीक है। तो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो स्पीड तो चेंज हुई, मान के चलिए एक साइकिल है, ठीक है, बहुत तेज भाग के जा रही है, आपका कोई दोस्त है, आपके पैसे चुरा के भाग गया, आपके जब पैसे लेके वो घर से निकला तो आप भागते हो उसके पीछे के, आपने उसकी साइकिल को पकड़ लिया और फोर्स लगाया। जैसे आपने साइकिल में फोर्स लगाया तो उसकी साइकिल की स्पीड कम हो गई। मतलब कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है बेटा, ठीक है। तो कह सकते हैं इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो फोर्स ये काम भी कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप एक काम करिएगा, एक बैलून फुलाइएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक बैलून फुलाते हैं, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ से लेके आए हैं उसको इंतजाम करके आप लोगों के लिए, मतलब बच्चों का बैलून चोरी करके भागना पड़ा है, मजाक कर रहा हूँ। देखो ये एक बैलून है, ठीक है, जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। देखो अभी एलिप्टिकल शेप का हो गया, अभी ये स्पेरिकल शेप का है, अभी एलिप्टिकल शेप का हो गया, ठीक है। अभी ये स्पेरिकल शेप, अभी एलिप्टिकल शेप। मतलब कि फोर्स लगाने पर किसी भी चीज़ का शेप और साइज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थैंक यू। हाँ तो अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस में पढ़ेंगे कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप की फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर हो जाना। बैलेंस का मतलब किसी भी चीज़ को बैलेंस कर देना, बराबर कर देना। जब सब्जी वाला सब्जी तौलता है तो क्या करता है वो बैलेंस करता है चीज़ों को, ठीक है, बैलेंस करता है ना बेटा। आपने बोला 2 किलो आलू दो, तो उसने 2 किलो का बाँट यहाँ पर रखा और 2 किलो यहाँ पर आलू तौल दिए, ठीक है। वो अलग बात है कि उसने ऊपर से जो है कांटा पकड़ लिया और आपको पागल बना के 1.5 किलो आलू पकड़ा दिए और घर पे गए आप तो आपकी धुनाई हो गई मम्मी के हाथों से, ठीक है, कि ये ले 1.5 किलो आलू लेके आया तू, ठीक है, ये तकरी है। वैसे अच्छी है ड्राइंग है ना, बुरी नहीं है, चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज़ अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, कैसे समझेंगे। देखिए ऐसा होता है कि मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर खड़े हैं 2 आदमी, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक मैं हूँ और एक जो वीडियो देख रहा है वो है, ठीक है।
मैंने लगाई यहाँ से 20 न्यूटन की फोर्स और आपने भी लगा दी यहाँ से 20 न्यूटन की फोर्स, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये है, यहाँ से भी 10 न्यूटन लगाया, यहाँ से भी 10 न्यूटन, या यहाँ से 20 न्यूटन, यहाँ से भी 20 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा मूव। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा और 20 ही न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा और रिजल्टेंट फोर्स आ गई 0 न्यूटन, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। तो ऐसी फोर्सेस जहाँ पर जो नेट फोर्स होती है वो 0 हो जाए, द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 कब होगी? जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही हो। अब अच्छा, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक डब्बा रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इस डब्बे के अंदर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, रस्सी। एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। बेटा थोड़ा गला खराब है, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आवाज़ थोड़ी फटे वंस जैसी आ रही हो, कोई बात नहीं है। यहाँ से इस आदमी ने इस ऑब्जेक्ट को खींचा और इसने भी खींचा, इसने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, इसने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स। तो भैया ये बताओ क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा। अगर बराबर फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो पुश हो या पुल हो, चाहे वो पुश हो या पुल हो, अगर फोर्सेस बराबर लग रही हैं तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। और ऐसी ही फोर्सेस को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। और ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब किसी भी चीज़ को खींचा जाता है दोनों तरफ से, तो वहाँ पर एक फिजिक्स का एक टर्म यूज़ करते हैं, टेंशन। वहाँ पर टेंशन प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। हाँ, अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी फोर्स होती हैं? ठीक है, अब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये एक डब्बा है, ठीक है, ये है सोन पपड़ी का डब्बा। अब भैया सोन पपड़ी का डब्बा है तो उसे कोई नहीं खींचेगा, क्योंकि हर त्यौहार में सोन पपड़ी आती है, खा खा के पागल हो गए लोग, ठीक है। चलो काजू कतली का डब्बा है, ठीक है, आपकी फेवरेट जो भी मिठाई है ना उसका डब्बा है। हालांकि आजकल बच्चों को मिठाई भी अच्छी लगती नहीं है, जिस प्रकार से हमने अपना कल्चर ख़राब किया है। चलो पिज़्ज़ा का डब्बा है, ठीक है, अब सब खींचेंगे इसे, देखना। ये इसके अंदर रखा है डबल चीज़ पिज़्ज़ा, ठीक है, विद एक्स्ट्रा चीज़ बस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानता हूँ। बेटा पिज़्ज़ा हट में नौकरी करी थी मैंने एक बार, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैंने किसी पिज़्ज़ा हट में जॉब नहीं करी है, कोई लेगा ही नहीं मुझ जैसे अनपढ़ को, ठीक है। अब बात करते हैं इस बॉक्स की, ठीक है, दिस इज़ अ बॉक्स ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, कोई खाने की चीज़ रखी है इसके अंदर, और आपने यहाँ से फोर्स लगाया और एक बच्चे ने यहाँ से फोर्स लगाया। इसने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, इसने लगा दिया 100 न्यूटन का फोर्स। क्या ये डब्बा मूव करेगा? बिल्कुल मूव करेगा। किस तरफ मूव करेगा? जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है, ठीक है, यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है मतलब इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इधर की तरफ कोई पहलवान खड़ा है, उसने इस डब्बे को खींच लिया, ठीक है, और कितना फोर्स ज़्यादा लग रहा है? 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, मतलब 50 न्यूटन का ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 50 न्यूटन। इस टाइप के फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है, और जब जब कोई फोर्स अनबैलेंस होता है तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें, एक डब्बा रखा है इस तरीके से, ठीक है, अब इसके अंदर है सोन पपड़ी। अब ये किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि हर त्यौहार में सोन पपड़ी घूमती रहती है इस घर से उस घर। बुआ दे के गई मौसी के घर पे, मौसी आपके घर पे दे गई, आप दोबारा बुआ घर पे दे के आ गए, ठीक है। एक सोन पपड़ी का डब्बा पूरे खानदान में घूमता रहता है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है। अच्छा, ये सोन पपड़ी का डब्बा है तो इसको कोई लेना पसंद करता नहीं है बेटा, तो मान के चलो धक्का मार रहे हो आप इसमें, तू अपना डब्बा वापस लेके जा, चल हमें नहीं खानी, ठीक है। आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसमें धक्का मारा, उधर से आपने धक्का मार दिया, 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है, 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया उधर से, इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये डब्बा किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सीधी सी बात है, ये डब्बा मूव करेगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ये वाली ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 50 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स 25 न्यूटन आ रही है। 25 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है पहलवान, ठीक है, इसलिए डब्बा उधर मूव कर रहा है और जबरन उस बच्चे को सोन पपड़ी खानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि ये जो डब्बा है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। और ऐसी फोर्सेस को जब रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेटर देन 0 होती हैं, उनको अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 25 न्यूटन आ रही है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स आ रही थी वो 0 आ रही थी। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 आती है तो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं, और जब नेट रिजल्टेंट फोर्सेस ग्रेटर देन 0 आती हैं तो उनको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाता है, ठीक है, भागा भागा घूमता है, जैसे कि ये हल्दीराम सोन पपड़ी का डब्बा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ।
एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, गिलगिला सा नाम है, गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इटालियन नेम है ये, इटालियन चीज़ें भी ऐसी होती हैं। पास्ता खाया आपने, पास्ता, हाँ बस समझ गए होंगे, ठीक है। गैलीलियो गैलीलाई जो है 15 फरवरी 1564 इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1642 में मरे थे, ठीक है। ही डाइड ऑन 8 जनवरी 1642। और कमाल की बात है 4 जनवरी 1643 को न्यूटन का, सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब इन्हीं की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिनको आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने काफ़ी सारी डिस्कवरीज करी थी। और ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो गैलीलाई एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। ये जो है यूनिवर्स की स्टडी करते रहते थे और उनके चित्रों को ज़मीन पर बनाते रहते थे कि, और इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला था दैट लोग मानते थे कि अर्थ जो है, अर्थ इज़ अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज़ अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अर्थ जो है सेंटर है यूनिवर्स का, और इन्होंने बताया था दैट अर्थ इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज़ अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हालांकि बात वो भी गलत ही है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को, जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, इन्होंने उस चीज़ को बता दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें अपने सनातन धर्म की तो उसमें थोड़ा सिस्टम ही अलग है, ठीक है। अच्छा, उसमें तो पता नहीं बहुत हज़ारों साल पहले ये सब चीज़ें बता दी गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे तो 4 जनवरी 1643 में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और इनके जन्म से 1 महीने पहले इनके पिताजी जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे। मैं आपको बता दूँ, इनके पिताजी काफ़ी वेल्दी और एक फार्मर थे, किसान थे। और इनका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर, जिसको कि इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनका जन्म हुआ था और एक फार्मर फैमिली में थे। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म से 1 महीने पहले। तो इनकी माँ ने जो है एक दूसरी शादी की थी और कुछ साल बाद वो जो दूसरे इनके पिताजी थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और फिर इनकी माँ ने इनको स्कूल से निकाल लिया था और खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया। तो ये खेतीबाड़ी के काम में इंटरेस्ट लेते नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। तो इन्होंने वापस अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद में जो है फिर इन्होंने भी शादी करी थी और इनको भी जो है वो इनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी। इसीलिए तो कहते हैं बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो न्यूटन्स जो है बेटा, सर आइजैक न्यूटन्स जो है, इन्होंने बहुत सारी अच्छी डिस्कवरीज की हैं। इवन जो लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ये भी न्यूटन्स ने ही जो है डिस्कवर की थी। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की थी, इन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी। जो एप्पल इनके ऊपर गिरा था, सेब, एप्पल, एक एप्पल इनके ऊपर गिरा था, उसके बाद इन्होंने डिस्कवरी की थी ग्रेविटेशन की। तो जिस पेड़ का वो एप्पल था, ऐसा माना जाता है कि वो जो पेड़ है उस पेड़ की लकड़ी को जो है इनकी तस्वीर के साथ, इनकी जो तस्वीर है उसके साथ लगा करके उस पेड़ की लकड़ी को स्पेस में भेज दिया गया है, जिससे कि थैंक यू बोल सकें हम न्यूटन को, ऐसा मतलब माना जाता है, ऐसा स्टोरीज में बोलते हैं नोवेल्स वगैरह में, ठीक है। दूसरी चीज़ न्यूटन्स की और कुछ खास बात बता दूं मैं आपको, सर आइजैक न्यूटन ने जो है अपनी काफ़ी सारी डिस्कवरीज को काफ़ी दिन तक छुपा के रखा था, ये सोच के कि कहीं लोग इन चीज़ों का विरोध ना करें और कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाएं लोग। तो अपनी काफ़ी सारी डिस्कवरीज को छुपा के रखा था काफ़ी सालों तक, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं आगे टॉपिक पर। कहानियों में तो बेटा पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। मैं सुनाने से पीछे नहीं हटूंगा और आप सुनने से पीछे नहीं हटोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहली लॉ से, विच इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट and any object in motion will continue in motion along a straight line with uniform speed until it is compelled by an external force to change its state। गई ऊपर से, सिर के ऊपर से चली गई, मुझे मालूम है, पल्ले नहीं पड़ी किसी के भी, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की मैं। देखो बेटा, न्यूटन्स की पहली लॉ क्या कहती है, आज तक आपके समझ में नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज आपके समझ में आएगी और आज के बाद दिमाग से निकलेगी भी नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन है ना, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेशन से, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या, न्यूटन्स की पहली लॉ कहती है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कहीं पे भी रखा है बेटा, कहीं पे भी, किसी और गैलेक्सी में रखा है, नेबुला पर रखा है, एस गार्ड पर रखा है, कहीं भी रखा है, इट डजेंट मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा और रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के उस पर ना लग जाए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर आकर के ना लग जाए, वो रेस्ट में ही रहेगा। आप देख लो आपके घर पे कोई भी एक ऐसा टेबल हो, स्टोर रूम में मान के चलो कोई टेबल कुर्सी पड़ी हुई है आपके घर पे, ठीक है, तो आपने देखा होगा धूल जम जाएगी उस पर, लेकिन वहाँ से हटेगी नहीं, वो इतनी आलसी होती है, ठीक है। और उसको ये आलस दिया है सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पहली लॉ में।
ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ इस दुनिया की रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर आकर के ना लग जाए। अब आप बोलोगे सर आंधी वांधी चल जाती है और चीज़ें हिल जाती हैं, फिर बेटा आंधी चलती है, भूकंप आता है, तो वहाँ भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है नहीं लग रही है? मान के चलो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। मैंने इसको ऐसे किया तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कुछ नहीं किया, बस ऐसे किया और ये नीचे जा रहा है। बेटा ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। द फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है नीचे, है ना, लग रहा है ना फोर्स, जिसको कि हम नापते थे F = mg के नाम से नापते थे बेटा, जितना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नापते थे ना, हाँ, विच इज़ नोन एज वेट, ठीक है। तो नीचे भी फोर्स लगता है। अच्छा, हवा चली और हवा से कोई भी चीज़ हिल गई तो हवा के अंदर पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ आप हिला के दिखा दो, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो बेटा ये है न्यूटन्स की पहली लॉ, और ये लॉ अभी आधी हुई है, आधी लॉ अभी बची है। आधी लॉ क्या कहती है? मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगेन वी आर हैविंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, कंटिन्यूसली मोशन में है, चल रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स की पहली लॉ कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रखना बेटा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। तो भाई साहब कभी रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं आप पर, आप उसको कभी रोक ही नहीं सकते हो, नेवर, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। आप देखते हो, आप जब बॉल से खेलते हो तो आपकी बॉल ग्राउंड में ऐसे टप्पा खाती हुई जाती है ना, ऐसे टप्पा खाती हुई जाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि, और कुछ एयर पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो फोर्सेस उसको रोकती हैं, अपोज करती हैं, तो वो रुक जाती है एक जगह पे जाके। लेकिन अगर आप इसी बॉल को, जिस जगह पे कोई फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो रहा है, वहाँ जाकर के इस बॉल को थोड़ा सा भी छक्का मारना है इससे, और फिर देखना है बॉल रुक भी जाए, तो गारंटी है इस चीज़ की। तो न्यूटन्स की पहली लॉ क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए। वो अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करेगा ही नहीं जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसको धक्का नहीं मारोगे, यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, ठीक है। और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि इसको फोर्स लगा के रोका नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पर मैं आपको बेटा एक चीज़ और बता दूँ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने अभी जो पढ़ी है, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई भी टीचर पूछता है, किसी एग्जाम में आता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आपको बताना है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या फिर व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये दोनों एक ही बात कहती हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया हमने नाम तो लिख दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया समझने में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्लास 11th और 12th तक इनर्शिया समझ में नहीं आता। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ जाकर के देखते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। बहुत से बच्चों को वहाँ भी समझ में नहीं आता क्योंकि समझाया ही नहीं जाता ढंग से, ठीक है। आपको डेफिनेशन लिखा दी जाती है, जैसा कि देखो अब मैं भी आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यही इनर्शिया होता है, ऐसा नहीं है बेटा, मैं कभी नहीं बढ़ा आज तक ऐसे टॉपिक की तरफ, जब तक आपको समझा नहीं दूंगा ना इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अब बात कर लेते हैं कि इनर्शिया नाम का भूत होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। देखो ऐसा है, आप सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो? 4 बजे, 5 बजे। अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं गर्मियों की, 9 बजे 10 बजे उठा करोगे, जो कि एक बहुत बैड हैबिट है, ठीक है। बच्चों को उठाना पढ़ाई कर रहा काम होता है। आप सुबह उठ के स्कूल आते हो ना। अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स में क्या है कि नींद बड़ी प्यारी होती है सबको, ठीक है, उठने का मन नहीं करता, लेकिन सुबह स्कूल जाना ही जाना है, काम पर जाना ही जाना है। हम अपनी बात करें तो हम टीचर हैं, हम भी स्कूल ही जाते हैं, ठीक है। हम जॉब कर रहे हैं तो हम भी स्कूल ही जाते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ हमको रोक रही है जाने से? हमारी नींद। मतलब हमारी नींद हमको रोक रही है कुछ भी ना करने से, पड़े रहना चाहते हैं हम, हमारा आलस हमको रोक रहा है। तो बेटा हम बता दें कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आलस होता है, हर ऑब्जेक्ट आलसी होता है, ध्यान रखना, इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट आलसी होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है पहले से ही, उसको रेस्ट में आना है। किस में आना है बेटा?
रेस्ट में आना है, तो उस ऑब्जेक्ट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसमें आने से रोकती है। मैं किसी भी एक बड़ी चीज़ को धक्का मार के हटाऊँ एक जगह से, तो उसका जो उस ऑब्जेक्ट की जो अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जो उसको धक्का मारने से, वहाँ से मूव करने से रोक रही होगी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसको रोकना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी गाड़ी स्पीड में आ रही है, ठीक है, हम उसको रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो रुक नहीं रही है, बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि उसकी अपनी एक खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रुकने से रोक रही है। उससे कह रही है रुके मत, घुस जा, उड़ा दे से, ठीक है। तो उसको कहते हैं इनर्शिया। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट या मोशन में आने से उसको रोकती है, उसको कहते हैं इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया कहती है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको मेज़र किया जाता है उसके मास के द्वारा। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। और आपका सेकंड स्टेटमेंट भी यही बात कहता है दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बेटा वो बच्चे आ जाओ जिनको पता नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है। वैसे मैं जो मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं उनको सबको पता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ पहले से ही, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्लास 9th में ये पता नहीं चलता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और मान के चलो मैंने किसी चीज़ को, किसी ए नाम की चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना बी के, तो इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ए जो है उसमें मैं कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, अगर ए की वैल्यू में, ए के मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, मान के चलो इसको अगर मैंने बढ़ा दिया तो बी भी बढ़ेगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर ए को बढ़ाऊंगा तो बी भी बढ़ेगा, अगर मैं ए को घटाता हूँ तो बी भी घटेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनर्शिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कहने का मतलब है दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी भी चीज़ का वजन बढ़ा दूँ, किसी भी चीज़ का मास बढ़ा दूंगा किलोग्राम में, तो उसका इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। एक बात बताना बेटा, छोटी सी चीज़ को खिसकाना कितना आसान होता है। एक ईंट है, 2-2.5 किलो की ईंट है, आपको वो खिसकानी है तो बड़ा आसान है उसको खिसकाना, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास कम है। वहीं पे मैंने 250 किलो का पत्थर रख दिया, उसको खिसकाना कितना हार्ड है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इनर्शिया इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आप समझ गए ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक टर्म और होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं बेटा इसमें ए को इंक्रीज करूंगा तो बी डिक्रीज होगा, बी को इंक्रीज करूंगा तो ए डिक्रीज होगा। इसमें उल्टा होता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ए को इंक्रीज करूंगा तो बी भी इंक्रीज होगा, ए को डिक्रीज करूंगा तो बी भी डिक्रीज होगा। ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो बेटा, कॉपी में लिखते रहो जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए वी आर हैविंग अ ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m. m is a mass of this object and this object is moving with velocity v. ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। हम कह सकते हैं दैट मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की पावर को भी हम मोमेंटम कहते हैं। अब देखो मान के चलो कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, आपने ये मार्कर है, मान के चलो मैंने इस मार्कर को, एक आदमी खड़ा है, मैंने उस आदमी का टच कर दिया, क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने इस मार्कर को फेंक के मार दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको फेंक के मारा तो उसके चोट लग गई। उसके चोट क्यों लगी? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया, इस ऑब्जेक्ट की जो पावर है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है बेटा, इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। कैपिटल P भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल p से डिनोट करते हैं दोस्तों। p इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला बनता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि p इज इक्वल टू m इंटू वी। का मतलब क्या है?
इसका मतलब है दैट p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो ये हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ का मास बढ़ाता हूँ तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मतलब उस चीज़ की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, एक छोटा पत्थर मारो, एक बड़ा पत्थर मारो, बड़े पत्थर की पावर ज़्यादा होगी, बड़े पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा होगा, वो जल्दी किसी को भी तहस नहस कर देगा। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर वेलोसिटी की, अगर मैं किसी भी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ाता हूँ तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी बढ़ाने पर भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, उस चीज़ की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, बंदूक की गोली छोटी सी होती है, आप हाथ से मारो तो कुछ नहीं होता, जब उसको स्पीड दे देते हैं, एक वेलोसिटी दे देते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं बंदूक में डाल के, तो वही गोली जो है छन्नी कर देती है सामने वाले को। तो कह सकते हैं दैट मोमेंटम इज इंक्रीज व्हेन मास इज इंक्रीज और वेलोसिटी इज इंक्रीज। कोई भी एक चीज़ इंक्रीज कर दी तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि मास क्या है वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी कम है तो मास बढ़ा दो उसका, तो भी उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो भी उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर उसका मास कम है तो वेलोसिटी बढ़ा दो, तो भी उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मोमेंटम आपके समझ में आ गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं P इक्वल टू m इंटू वी होता है, तो मोमेंटम जो होता है बेटा, इसकी SI यूनिट की बात कर लें, इसकी SI यूनिट हो जाती है आपकी यूनिट मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास की जो SI यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी SI यूनिट हो गई बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किसकी, मोमेंटम की SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बात करता हूँ, मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, ठीक है, उसका मास है 5 kg और उसको वेलोसिटी से फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, तो बताओ उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, उसका मोमेंटम होगा 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मोमेंटम। अब चलते हैं न्यूटन्स की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोमेंटम पर ही आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फोर्स अप्लाई की जा रही है, कोई भी फोर्स अप्लाई की जा रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और एक चीज़ और, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कोई भी एक चीज़ आ रही है, मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स लग जाती है इधर की तरफ, ठीक है, तो फोर्स जब लगेगी तो वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कहने का ये है कि जो फोर्स है जब वो इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी इंक्रीज होगा, और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में। चलो यहाँ पे हम थोड़ा इनिशियली इसको समझते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेशनरी से वो ऑब्जेक्ट उठा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया PI दैट इज इक्वल टू mu, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू PF दैट इज इक्वल टू mv। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनिशियल मोमेंटम को mu माना और फाइनल को mv माना। बेटा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है दैट इज u और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंट है दैट इज, इनिशियल मोमेंटम है दैट इज mu और फाइनल मोमेंटम है दैट इज mv। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि PF माइनस PI, इन दोनों में जो चेंज हुआ दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि MV माइनस MU, ये आपका क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन लॉ क्या कहती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा फिजिक्स के अंदर, जहाँ पर रेट लग गया, जहाँ पर रेट लिखा आ गया, समझ लेना कि वहाँ अपॉन में टाइम आना है। हमने इससे पहले फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो A इज इक्वल टू V माइनस U, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम।
मतलब जिस चीज़ के नीचे टाइम आ जाता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। रेट ऑफ लिखा आ गया मतलब वहाँ पे टाइम आना ही है डिवाइड में, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन हमने पढ़ा था दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसका जो रेट हमने किया दैट इज अपॉन टी। सेम टू सेम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इसके साथ लग गया रेट बेटा, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब यहाँ मास तो सेम रहेगा ना, क्योंकि बात एक ही ऑब्जेक्ट की हो रही है बेटा, मास सेम रहेगा, तो मैंने क्या किया इस मास को कॉमन ले लिया, इस मास को ले लिया मैंने कॉमन, तो ये बन गया आपका F इज इक्वल टू सॉरी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, एंड दैट वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ए। वी माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता था बेटा, ए के बराबर, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब जब क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया दैट इज के, तो F इज इक्वल टू के एम ए। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, मान के चलो 1 न्यूटन की फोर्स है, फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, मान के चलो मास कितना है 1 किलोग्राम, मान के चलो एक्सेलरेशन कितना है दैट इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ें 1 1 लगा दी यहाँ पे, जब मैंने तीनों चीज़ें बेटा यहाँ पर 1 लगाई तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, तो के की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, और इस 1 को जब मैं अप्लाई करूँगा, सॉरी इस 1 को जब मैं इस जगह पर अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा F इज़ इक्वल टू 1 इंटू एम ए। तो फॉर्मूला आ गया आपका F इज इक्वल टू एम ए, जो कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको फॉर्मूला मिलता है दैट इज F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, सुना बेटा खड़े होके, तो आपको बताना है कि इट स्टेट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और वहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो बन जाता है F इक्वल टू एम ए, जिसका यूज आगे चल के न्यूमेरिकल्स में धुआंधार होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स, यहाँ पे ले लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स। हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला तो आ गया, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला दे दिया F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोर्स को। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में थी बेटा। यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, आप देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और यहाँ पर अगर बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम के भी था, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ से क्या समझने को मिलेगा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दूंगा तो बेटा फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो फोर्स को अफेक्ट करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा देता हूं तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। एक ईंट में इतना फोर्स नहीं होगा जितना एक पहाड़ में होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ा दूंगा तो भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाथ से मारी हुई गोली में इतनी ताकत नहीं होती जितनी ताकत बंदूक से मारी गोली में होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसका एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ बेटा, अगर मैं टाइम बढ़ाता हूँ तो फोर्स घटेगा, और टाइम को अगर मैं बढ़ाता हूँ टाइम को बढ़ाता हूँ तो फोर्स घटेगा, और टाइम को अगर मैं घटाता हूँ तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोर्स को, और फोर्स का जो रिक्वायर्ड हमको फॉर्मूला मिला दैट इज F इज इक्वल टू एम ए। अब बात कर लेते हैं इसकी SI यूनिट की बेटा। द SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने यूज़ कर ली थी, दैट इज न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। दैट इज न्यूटन एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और हम इसको मिटाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल, ध्यान रखना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर मतलब कि इक्वल एक्शन होता है, हर एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। मैं आपको बता दूं एक मूवी थी, उसका नाम था गुड बॉय बैड बॉय,
गुड बॉय, बैड बॉय। तो इसमें क्विज कंपटीशन होता है लास्ट में मूवी के, जब वो पढ़ने में एक होशियार होती है एक लड़की और एक लड़का होता है डफर टाइप का लेकिन थोड़ा स्टाइलिश होता है। तो लास्ट में क्विज में जो है वो इस लॉ को बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वहाँ से उसकी थोड़ी सी छवि सुधर जाती है, मतलब न्यूटन्स की लॉ ने कितनों की ज़िंदगी बनाई है। ठीक है, तो पिक्चरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस टॉपिक की। तो न्यूटन्स की थर्ड लॉ कहती है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें एक्शन जो है वो क्या है, व्हाट इज एक्शन। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो एक्शन है दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी। सो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन क्या है इसके अंदर, रिएक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी। मतलब कि एक्शन जो है दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी एंड रिएक्शन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी। मेरे हाथ में एक बॉल लग रही है, बॉल मान के चलो, ठीक है, मैंने उस बॉल को फेंक के मारा, दीवार में फेंक के मारा, मतलब एक फोर्स एक्सर्ट की मैंने अपने हाथ से, और जब मैंने उस बॉल को फेंक के मारा तो दीवार में टकरा के वापस आई, और वो है आपका रिएक्शन। ठीक है, मतलब एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो स्विमर्स स्विमिंग करते हैं, आपने देखा होगा वो स्विमिंग कैसे करते हैं, पीछे की तरफ हाथों को फेंकते हैं, ऐसे करके पीछे की तरफ हाथों को फेंकते हैं, जब जाके वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कि अपना जो एक्शन है वो पीछे की तरफ करते हैं जब वो आगे की तरफ रिएक्ट कर पाते हैं। दूसरा, रिकॉलिंग ऑफ गन, जो बंदूक चलती है उसका जो रिकॉल होता है जो पीछे की तरफ आता है। आपने मान के चलो एक बंदूक चलाई, ठीक है, ये बड़ी अजीब बंदूक बनाई है मैंने, ठीक है, इसको जैसे ही आपने फायर किया तो आप देखोगे पीछे की तरफ एक रिकॉल आएगा, एक झटका आएगा पीछे की तरफ। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अलावा वॉकिंग, आप जब चलते हो तो आप क्या करते हो, पैरों से पीछे की तरफ ढकेलते हो अपने आप को, अपने पैरों को पीछे की तरफ ढकेलते हो, ठीक है, जिससे आप आगे की तरफ मूव कर पाते हो। आपने देखा होगा जो स्प्लिंटर्स होते हैं जो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, उनके जूतों के नीचे स्पाइक्स लगी होती हैं, स्पाइक्स, उससे क्या होता है, उससे एक तो उनका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, ठीक है, दूसरी चीज़ पीछे की तरफ जो फोर्स लगती है, वो पूरी की पूरी फोर्स लग जाती है, अच्छी तरीके से लग जाती है, फिसलता नहीं है उनका पैर, ठीक है, पूरी फोर्स लगती है जिससे कि वो आगे पूरी तरीके से जा पाते हैं, जल्दी दौड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स न्यूटन्स की थर्ड लॉ के। ठीक है, आपसे भी पूछे व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे सिंपल लॉ इस दुनिया की, इससे ज़्यादा सिंपल लॉ नहीं है कोई। इसके बाद अगला टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा पेन और कॉपी लेके बैठे रहें, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको बता दूं अब तक जितनी वीडियोस आई हैं आपकी चैप्टर्स की, उनके क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं कर पाए अदर वीडियोस बना के। इसके पीछे कारण कि टाइम थोड़ा कम रहता है हमारे पास, लेकिन बहुत जल्द हम जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स उसकी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, और फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर हम ब्रीफली समझेंगे कि है क्या उसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कैसे समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सपोज वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v1 एंड इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे अभी u1 और u2 के बारे में। ठीक है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, कोलाइड करा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने, ठीक है, यहाँ पर इस स्टेज में आकर के ये टकरा गए एक दूसरे से, ठीक है, तो जैसे ही टकराएंगे, टकराने के बाद इनका मूवमेंट इधर की तरफ जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, m1 मास m2 मास। अभी इनकी जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल दैट इज u1 u2, अभी ये फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 से मूव करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो मोमेंटम होगा इनका वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2, और यहाँ पर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। मैं आपको बता दूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, ये दोनों मोमेंटम बराबर होंगे। न्यूटन्स क्रैडल नाम का एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें छोटे छोटे जो है बॉल्स को जो है बांध देते हैं, और वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब कहने का ये है जब दो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसके बाद में जो मोमेंटम होता है उनका, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल जो मोमेंटम होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम होता है उन दोनों का वो बराबर होता है। मतलब कि व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है उन पर तो उन दोनों का जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, और वो करेंगे इस गुब्बारे से। ठीक है, इसको पहले फुला लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसको फुलाता हूँ, ये फुलाने वाला पार्ट काट देना। ठीक है, वीडियो में से हटा देना इसको। हाँ तो बेटा ये गुब्बारा फूल चुका है, आप देख रहे होंगे ये एक बैलून है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसके अंदर जो एयर भरी हुई है उसका भी कुछ ना कुछ मास है, और वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो आप देखोगे कि इस बैलून की जो वेलोसिटी है वो कम है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है, और जो एयर इसके अंदर से निकल रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन उसका मास कम है। और दोनों का जो मोमेंटम है, इसका ऊपर जाने का और एयर का नीचे आने का, दोनों का मोमेंटम जो है, वेरी गुड, दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्विवेलेंट हो, मतलब कांस्टेंट रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर नहीं लगेगा, मतलब कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर होता है बेटा एंड। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। काफ़ी सिंपल टॉपिक हैं और काफ़ी सिंपल चैप्टर था ये। और मैं आपको बता दूँ कि ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही चैप्टर को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपके काम की चीज़ें हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वो चिल्लाते हैं ना सब्सक्राइब करो, वो वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो इज़ वर्दी इनफ टू प्रोवाइड यू नॉलेज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, और पढ़ते रहें, ऐसे ही चमकते रहें। जय हिंद।